हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा कल किस तरीके से हमारे बाजार रहे। कल फ्राइडे के सेशन में देखिएगा हमारी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं हो पाई, और मैंने आपको बोला हुआ कि फ्राइडे की वीडियो या तो फ्राइडे को आएगी या सैटरडे को आएगी। तो जो है कल आपके साथ वीडियो शेयर नहीं हुई, तो आज जो है मैं कल का जो मार्केट एनालिसिस है वो आपके साथ करूँगा। इसके अलावा एक फर्दर वीडियो जो है मार्केट आउटलुक जो है नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है वो भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कुछ चर्चाएं जो हैं बाज़ारों में गहमा गहमी के बीच में हैं, और उसमें से एक शेयर है सोलोरा एक्टिव जो कि 40% की गिरावट उस शेयर के अंदर 2 दिनों में हो गई है। तो उससे संबंधित जो है एनालिसिस भी एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा बाज़ार में क्या दशाएँ और दिशाएँ बदल रही हैं, इसके बारे में भी चर्चाएं जो है मैं आपके साथ जारी रखता हूं। तो वो आप आज जुड़े रहिएगा दिन भर। तो आज मैं आपके साथ 2 वीडियो और शेयर करने जा रहा हूं। तो आइएगा आज की चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 बाजार कल सुबह खुले तो सिंगापुर निफ्टी ने संकेत दे दिए थे कि यूएस के बाजार कमजोर थे थर्सडे के सेशन में। तो फ्राइडे की हमारी शुरुआत के लिए एक निचले लेवल्स पर ओपनिंग तय थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जो मीडिया वाले जो बंधु हैं उन भाइयों ने एक ही जो है बात बोली थी सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कि बाय ऑन डिप्स। और बाय ऑन डिप्स पे माल जो है खरीदा भी गया, लेकिन शाम होते होते वो ट्रैप ही होते हुए नजर आए और बाजार ने कोई भी साइजेबल पुल बैक नहीं दिया। और एक समय बस ऐसा आया जब बाजार ने कल के क्लोजिंग प्राइस से यानी कि थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दी, वो भी 3 पॉइंट ऊपर गया और वहाँ से स्लिप हो गया। तो ये जो बात करूं मैं आपको, जो ओपनिंग प्राइस था उससे 3 पॉइंट ऊपर दिया। तो ये पता चल गया था कि सुबह की जो ओपनिंग प्राइस है ये आज का हाई प्राइस है। तो इसका मतलब है कि जो कैंडल बनी सुबह उसने ये इंडिकेट कर दिया कि अब बाजार आज शायद ऊपर जाने की तरफ नहीं है। अब जो संकेत बाजार बंद होने के बाद आए वो भी हम चर्चा में लेते हैं। कल के सेशन के अंदर डाउ जोन्स ने फिर गिरावट का रुख कर लिया, लेकिन वहाँ से एक अच्छी खबर बहुत अच्छी आई। वो अच्छी खबर ये आई कि जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है यानी कि 10 साल की जो इंटरेस्ट की दर है वो 2% से नीचे गिर कर आ गई। पॉजिटिव न्यूज़ थी यूएस के बाज़ारों में। लेकिन इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक संकेत दिया यूक्रेन में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को कि जो भी यूएस सिटीजन्स हैं वो वहाँ से एग्जिट कर जाएं, वहाँ से निकल जाए। इससे एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन को अपने अंदर सम्मिलित करने की कोशिश जो कर रहा है, तो कोई सैनिक कार्रवाई जो है हो सकती है। हालांकि ये केवल और केवल देखिएगा विश्व युद्ध जैसी स्थिति तो शायद पैदा नहीं होगी जैसा मीडिया में बोला जाता है, लेकिन कुल मिलाकर एक तनातनी वाला जो माहौल है तो वो देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी बदौलत कल यूएस के मार्केट रात के सेशन के अंदर गिरावट के साथ क्लोज हुए। और वहीं पर एक जंप मिला ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस को जो $95 पर पहुंच गया। इन सारे संकेतों के बीच सोमवार के दिन जब हमारे बाजार खुलेंगे तो अगर इन परिस्थितियों में कुछ बदलाव होता है तो बात अलग है, अदरवाइज आप एक कमज़ोर शुरुआत देखते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो हमारा आउटलुक इन सभी घटनाक्रम को लेते हुए और बाजार की जो अंडरलाइंग है, बाजार में जिस तरीके के रिजल्ट्स पेश किए गए हैं कंपनियों के माध्यम से, इंडिया में जो इन्फ्लेशन के ऑफिशियल डेटा तो नहीं है लेकिन जो रियलिस्टिक डेटा अगर हम खोजने की कोशिश करें तो उन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से अंडरलाइंग हम फंडामेंटल्स अब शायद उन वैल्यूएशंस को डिजर्व नहीं करते जहां पर की बाजार है। तो बाजार शायद नीचे का रुख करेगा। और ये जो अभी भी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लार्ज कैप ने काफ़ी हद तक संभाल कर रखी है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में कुछ कमजोरी हुई है। अभी ये केवल शॉर्ट टर्म्स के व्यू है, लॉन्ग टर्म्स के व्यू क्या हो सकते हैं वो देखिएगा, मैं अलग चर्चा जो है हमारी रहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी जो आउटलुक है वो सोमवार के लिए एक तरीके से नकारात्मक ही जो है दिख रहे हैं। निफ्टी 17374.75
जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई ये अपने परसों की क्लोजिंग प्राइस से 231 पॉइंट नीचे था। ये जो 231 पॉइंट की जो नीचे क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिली, इसका मुख्य कारण तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ, लेकिन इससे खास बात ये आपको समझनी चाहिए कि बाजार की अंडरलाइन जो चीज़ें हैं वो अभी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। बाजार हर ऊपरी लेवल पर दबाव महसूस कर रहा है। एक टेक्निकल बाउंस 17,600 तक गया था और मैंने कहा था कि जब तक 17,600 के ऊपर बाजार जाके क्लोज नहीं होता है, सस्टेनेबल मूव नहीं आते, शायद ये नहीं टिक पाएगा। और जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर ने क्रेडिट पॉलिसी दी, उसका रुझान जो है थर्सडे को एक पॉजिटिव तो रहा, लेकिन वो जो है लंबे समय चलने वाला नहीं है। और उस तरीके से जो हमने संकेत दिए थे कि जो रियल में इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दे रही है वो शायद महंगाई से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है, उन कैंडल्स के पैरामीटर्स को भी अगर हम देखें, अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ बात करता हूँ स्पेशली निफ्टी में और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। अगर हम निफ्टी के एंगल से देखें तो निफ्टी का चार्ट जो है एक्सपोर्ट की तरफ शायद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे ही ये स्पोर्ट मुझे जो पर्सनली लगता है, ये मेरे अपने व्यू हैं, हो सकता है आपको उससे सहमत ना करें, तो ये जो लेवल्स हैं ये जो निकल कर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं लेवल्स हमारे 17,200 के आसपास, 17,200 के आसपास। तो ये जो 17,200 है, अगर बाजार इस 17,200 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो बाजार एक अच्छी खासी मंदी की चपेट में आ सकता है। हालांकि ये जो क्लोजिंग है ये आप वीकली बेसिस पर चार्ट में देखिएगा, यानी कि जो अगले वीक में जो चार्ट बनेगा उसके बेसिस पर ही हम ज़्यादा गहराई से बात कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि ये जो कैंडल है ये जो सोमवार को बनेगी, शायद एक बार 17,200 की तरफ बढ़े और वहाँ पर एक्सपोर्ट लेके बाउंस करे या कुछ समय वहाँ पर बिताती हुई नजर आएगी। तो जब तक 17,200 है तब तक पोजिशनल बेसिस पर कोई ज़्यादा बड़ी वीकनेस हम नहीं देख रहे हैं, बट बाजार की अंडरलाइन वीक है। 17,200 जैसी ब्रेक होगा, आप समझ लीजिएगा 17,200 जैसे ब्रेक होगा तो थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट जो मिलेगी वो 16,800 पर मिलनी चाहिए। तो ये हमारे इस हफ्ते के दौरान जो है ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं हालांकि अभी आपको हफ्ते की बात नहीं करूँगा, जो है दिन की बात करूँगा, तो मंडे को 17,200 जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए। हालांकि जो भी संकेत हैं वो सब नकारात्मक है। 17,200 के बाद बाजार शायद और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। अगर 17,200 क्रैक होता है उसके बाद आधे घंटे जो है बाजार चलता है। तो ऊपर की तरफ के अगर हम दायरे देखें तो जिसकी संभावना थोड़ी सी कम नज़र आती है, तो ये जो 17,600 के जो लेवल्स हैं ये एक अहम रेजिस्टेंस का काम अभी भी आपको करते हुए नजर आएंगे। बाजार के अंदर एक चीज़ और जो है देखने के लिए हमें मिल रही है कि बाजार में इस समय पर जो ट्रेड्स हो रहे हैं, वो बहुत ही सावधानी से हो रहे हैं। यानी कि जो तेजी करने वाले लोग भी और मंदी करने वाले लोग बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। वो आपको एफआईज के डेटा से आपको पता चलेगा। एफआईज नेट बायर थे कैश मार्केट में, नॉट इन एफएनओ, कैश मार्केट के अंदर। तो कुल मिला के थोड़ी सी राहत जो है मिली जिन लोगों ने जो है तेजी कर रखी थी। हालांकि मुझे उस खरीदारी में भी थोड़ी सी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उनके एफएनओ डाटा को अगर हम जो है देखने की कोशिश करें साथ तो ये जो चर्चा आपके साथ मैं कर रहा हूँ इसमें निफ्टी के ऊपर आप विशेष रूप से 17,200 पर फोकस करिएगा। और 17,200 से पहले हालांकि 17,300 भी एक्सपोर्ट है, लेकिन शायद वो आज का लो भी है, शायद उसको बाजार सोमवार को रिस्पेक्ट ना करे। 17,300 की शायद धज्जियाँ उड़ाता हुआ नजर आए, लेकिन 17,200 को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर 17,200 को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मुझे लगता है कि फिर बाजार में और अच्छी जो है 300-400 पॉइंट तक की गिरावट और देखने के लिए मिल सकती है। और उसके बाद जो है बाजार 16,800 तक जा सकता है, बट वो शायद सोमवार को ना हो। ऊपर के लेवल्स पर अगर हम देखें तो 17,600 एक मेन हर्डल है। जब तक वो पार नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 17,750 ये बाजार तब तक हमें लगता है कि रेंज में ही रहेगा। कोई भी डायरेक्शनल मूव्स जब भी आएंगे वो ध्यान रखिएगा कि 17,800 के पार करने के बाद ही आएंगे। हालांकि इस हफ्ते के लिए हमें उसकी संभावना थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर, लिक्विडिटी बेसिस पर अभी तक तो कोई ऐसे रीजंस नज़र नहीं आ रहे जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि 17,800 के ऊपर बाजार जाते हुए नजर आए। अब बात करते हैं
क्या थे आज के मेजर कंट्रीब्यूटर? इन्फोसिस लगातार निराश करता हुआ और टीसीएस भी निराश करता हुआ। हालांकि देखिएगा टीसीएस पे जिन प्राइस पे क्लोज हुआ है वहां पर हमने थोड़ी सी मामूली सी खरीदारी जो है टीसीएस के शेयर में की थी आज, और क्योंकि हमें लग रहा है कि बाजार के अंदर जो फंडामेंटल साउंड शेयर्स हैं उनके अंदर अगर हम लार्ज कैप में जाने की कोशिश करें जिससे कि आपके प्रॉफिट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिल सके, तो आपको कुछ ऐसे ही शेयर्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हाई बीटा सेगमेंट नहीं है, क्योंकि टीसीएस का इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो यूएस के बाजारों में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड इनको भी जो क्लाइंटेज है इनकी उस पर जो है इम्पैक्ट पड़े, या जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उन पर फर्क पड़े। बट फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन कंपनीज में फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। और टीसीएस में एक दूसरा एज भी हमारे पास है, क्योंकि टीसीएस के अंदर एक बायबैक 4500 पे जो है अनाउंस हो रखा है, तो शायद वो भी इसकी गिरावट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आए। तो इस लॉजिक के साथ मैं आपके साथ जो है टीसीएस पे जो हमें लगता है कि एक बाय कॉल है। और इसके अलावा भी देखिएगा जिन लोगों के पास टीसीएस नहीं है तो वो एक चीज़ और कर सकते हैं कि बायबैक के लिए कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में टेंडर करना चाहते हैं तो 44 शेयर्स से कम शेयर्स अगर आप टीसीएस में लेते हैं तो आप बायबैक का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर करीबन जो है 1.5-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर शायद 14 से 15 हज़ार रुपये की जो है राशि जो है प्रॉफिट के रूप में बनाई जा सकती है। थोड़ा सा अगर सेफ साइड 10% का अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखें तो 12,000 के आसपास तक का जो है पैसा शायद मुझे लगता है टीसीएस के बायबैक में बनने की चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो निवेशक थोड़ा धैर्य के साथ और रिस्क और रिवार्ड को दोनों को मद्देनजर रखें तो शायद मुझे लगता है कि टीसीएस के अंदर जो है एक बायबैक के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और रिटेल सेगमेंट में मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है हमें कि जो एक्सेप्टेंस आएगी वो शायद 50% के आसपास तो कम से कम आनी ही चाहिए। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि 13 से 14 हज़ार रुपये बनने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर उसको परसेंटेज वाइज रिटर्न्स के रूप में देखेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हमें लगती है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स में भी आज कमजोरी थी। और कहाँ पे तेजी थी? आज तेजी तो मैं नहीं कहूँगा थी, लेकिन बाजार को रोकने की जो कोशिश थी वो डिफेंसिव टीसीएस ने की। उसके अलावा आईओसी, इंडसइंड बैंक देखिएगा हालांकि हाई बीटा सेगमेंट है लेकिन आज बाजार को रोकने की कोशिश कर रहा था। और देखिएगा ऑपरेटर्स के इस तरह किसी शेयर्स को रोकने की कोशिश तो करने में लगाते ही जब बाजार को गिरने से बचाना होता है। तो टाटा स्टील और एनटीपीसी ये मजबूती के साथ काम कर रहे थे। कमजोरी कहाँ पर थी? कमजोरी में आपके साथ चर्चा कर चुका। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा आज घुटने टेक दिए तेजड़ियों के सामने, मंदड़ियों के सामने जो है तेजड़ी आज बैकफुट पे थे और आज ज़्यादातर शेयर्स गिरावट के साथ काम कर रहे थे। ये बाजार के अंदर एक दूसरा ओवर जो है कॉन्फिडेंस जो बुल्स को था उसके ऊपर, शायद मैं ये नहीं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस बुल्स को था बाजार के अंदर, क्योंकि वैल्यूशंस के सामने अभी भी बाजार काफ़ी ऊपर लेवल्स पर है अगर जो लॉन्ग टर्म वैल्यूशंस है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद जो लिक्विडिटी बाजार को ड्राइव कर रही है उसको आगे चल के थोड़े से चैलेंजेस आएंगे और बाजार एक न्यूट्रल वैल्यूशंस की तरफ मूव करेगा। अभी भी बाजार थोड़ा सा स्लाइटली आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो ओवर वैल्यूड ही आपको नजर आएंगे। इंडियन ऑयल, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर्स आज तेजी के साथ काम कर रहे थे। गिरावट में कौन था? ग्रासिम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यूपीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, विप्रो, एचडीएफसी, एसबीआई, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, टीसीएस एंड टाइटन कंपनी। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक, आपका चहेता निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ट्रेडर्स का काफ़ी पसंदीदा जो है सेगमेंट है। निफ्टी बैंक देखिएगा 38,517.25 पर काम कर रहा है। कमजोरी कम थी और कमजोरी कम इसलिए थी क्योंकि निफ्टी बैंक की सारी कमान एचडीएफसी बैंक ने संभाल रखी है। अगर आप पिछले 4 दिन को छोड़ दें और उससे पहले अगर आप जानने की कोशिश करें तो एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा कमजोर था और ज़्यादातर मंदी के सौदे बने हुए थे। अब देखिएगा तेजी करने वालों ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक को पकड़ लिया, बोले ये मंदी करने वाले इन लोगों को फंसाते हैं और इसके अंदर अब माल उठाते हैं। और उन्होंने एचडीएफसी बैंक को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक के अंदर आप ज़्यादा कमजोरी नहीं देख रहे हैं। हाई बीटा होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक भी 37,200 300 तक के लेवल लोअर साइड पे इस हफ्ते में
ऊपर की साइड में 39,400 के लेवल्स इनके बीच में ही काम करता हुआ नजर आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट में देखें तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी मजबूत है चार्ट पर, और क्योंकि रिजल्ट्स इनके अच्छे थे उस वजह से भी ठीक है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ब्रेंट क्रूड $90 से ऊपर बना रहेगा तो इंडिया की टोटल जीडीपी पे 1% तक का इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ सकता है। अगर 1% का जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो आईआईपी के डेटा हैं दिसंबर के हैं वो भी काफ़ी वीक हैं, उन सबको भी अगर हम मद्देनजर रखें और क्रूड ऑयल का प्राइस $90 के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, ब्रेंट क्रूड स्पेशली, तो अंत में बैंक निफ्टी पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो बैंक निफ्टी हायर हाई बना रहा है। अगर हाई देखेंगे यहाँ से, ये हाई था, उसके बाद ये हाई बने, उसके बाद ये हाई बने, लो बने, देखिएगा यहाँ पर लो बने इस हाई के बाद, फिर दूसरे ऊपर लो बने, उसके बाद ये लो बने। तो इसका मतलब है कि हायर हाई बन रहे हैं और लोअर लो बन रहे हैं। इसका मतलब है कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको मजबूत नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस रेंज के अंदर भी बात करें तो बैंक निफ्टी में वीकनेस कब आएगी? बैंक निफ्टी में वीकनेस केवल तभी आएगी जब 37,000 क्रैक कर देगा बाजार। अगर 37,000 के नीचे बैंक निफ्टी 2 दिन क्लोजिंग देता है या वीकली क्लोजिंग 37,000 के नीचे आती है, तब बैंक निफ्टी कमज़ोर होगा। तब तक मुझे लगता है कि नीचे बैंक निफ्टी में बाइंग आती रहेगी, ऊपर बैंक निफ्टी में सेलिंग आती रहेगी। और बैंक निफ्टी में अभी जो मुझे रेंज नज़र आती है वो ध्यान रखिएगा, 39,400 से लेके 39,500 ऊपर की रेजिस्टेंस है। नीचे का जो लेवल है वो 37,100 और 37,200 है। इसी रेंज के बीच में शायद बाजार को काम करना है, मुझे जो पर्सनली लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक जो था आज का तेजी का सितारा, और एचडीएफसी बैंक में देखिएगा गिरावट थी, लेकिन इस एचडीएफसी बैंक ने ही पूरे बाजार को संभाल के रखा था, ना केवल निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी। ये बहुत ही मामूली गिरावट थी, बहुत ही जबरदस्त नीचे से बाइंग इंटरेस्ट जो है देखा जा रहा था। आईसीआईसी बैंक आज कमजोर था, एसबीआई कमजोर था, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। अब मेरी व्यक्तिगत राय स्पेशली मुझे लगता है कि अब बैंक निफ्टी जब भी टूटेगा तो शायद एचडीएफसी बैंक को होल्ड करने की कोशिश करेंगे बुल्स। लेकिन बियर्स कहाँ पर चोट मारेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि बियर्स का जो अगला निशाना है वो एसबीआई और एक्सिस बैंक मुझे नज़र आता है। क्योंकि एक्सिस बैंक जितना होल्ड कर रहा है वो इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि महीने की शुरुआत में इसमें शॉर्ट सौदे बने हुए थे और रिजल्ट के बाद शॉर्ट वालों को ट्रैप किया गया हुआ है। तो जैसे ही मंथली एक्सपायरी के आसपास एक्सिस बैंक या एसबीआई के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसकी वजह से जो बिल्डअप बना हुआ था वो शायद अगले महीने जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको दबाव देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है कि जब हम हफ्ते के अंत में बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि दोनों शेयर आपको 4% की कमजोरी के साथ भी काम करते हुए नजर आए। लेकिन देखिएगा ये श्योर नहीं होता है, बट मैं अपना लॉजिकल व्यू लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि बुल्स अभी एचडीएफसी बैंक को होल्ड किया जा रहा है, अगर एचडीएफसी बैंक होल्ड नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी 37,100 तोड़ देगा और फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छी वाली गिरावट जो है आ सकती है। और 37,100 टूटने के बाद 35,000 तक के भी रास्ते खुल सकते हैं। ऊपर की तरफ 39,400 जब तक बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा तब तक 39,400 500 नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर के रास्ते हमें नहीं नजर आ रहे। फंडामेंटल बेसिस पर अभी भी बैंकों के जितने अच्छे रिजल्ट थे बैंक निफ्टी शायद उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने पिछले हफ्ते 52 वीक हाई लगाया था उसमें आज कमजोरी थी। आरबीएल बैंक 3.14, पंजाब नेशनल 2.57, कोटक महिंद्रा बैंक 2.26, एसबीआई 2.03, आईसीआई बैंक 1.82, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.69, फेडरल बैंक 1.44%। ये सब कमजोरी के साथ थे। आज मामूली गिरावट जिसमें थी वो था एचडीएफसी बैंक, और आज देखिएगा 1525 तक के भी हाई लगाए। बहुत अच्छी कोशिश जो की गई और वॉल्यूम के साथ ही जो है बाजार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अंडरलाइन बाजार की वीक थी तो इसलिए जो है हमें कमजोरी देखने के लिए मिली। आज एफआईआईज नेट बायर थे, डीआईआईज ने माल बेच दिया। डीआईआईज ने इतना माल खरीद रखा है भैया कुछ थोड़ा बहुत हल्का कर लेते हैं, तो डीआईआईज ने थोड़ा हल्का किया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये खरीदारी का राज। देखिए अगर ये बेचते जाएंगे तो क्या करते हैं, अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेते हैं। इन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए इंडेक्स फ्यूचर, लेकिन इन्होंने इंडेक्स को भी बेच दिया 1,000 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स को भी बेच दिया।
तो कुल मिलाकर अगर आप नेट देखें तीनों सेगमेंट में तो ये नेट सेलर है, और नेट सेलर का मतलब है कि इन्होंने तीनों जगह पर मिला के सेलिंग कर रखी है। इसका मतलब हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये लोग निचले लेवल पे माल और नहीं बेचना चाह रहे थे, क्योंकि निचले लेवल पर इन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए थे, और बाजार जब ऊपरी लेवल्स पे रहेगा तभी नए शॉर्ट बिल्डअप करके ये बाजार में फिर कैश में सेलिंग कर सकते हैं। तो इन सब डेटा पॉइंट को भी अगर हम रीड करें तो बाजार में तेजी की संभावना काफ़ी कम है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो में देखिएगा ओपन इंटरेस्ट के एंगल से 0.77% की पुट कॉल रेशियो है, लेकिन वॉल्यूम्स जो है बढ़ रहे हैं पुट में राइट करने वाले लोग, और पुट में राइट करने वाले 337694 पर पहुंच गए हैं, जिससे कि हमें ये लग रहा है कि पुट राइटर्स भी अब राइट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पुट राइटर्स थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे, मुझे लगता है कि स्मार्ट प्लेयर जानबूझ के बाजार के अंदर थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेंथ दिखाने जा रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और जो एफआईज के डेटा से भी आपको लगा कि कैश में उन्होंने खरीदारी की कि चलो जी पुट राइट करते हैं। तो ये जब पुट राइट होती है तो बाजार में जनरली कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाजार में अब जैसी पुट राइट होती है ऊपर से सेलिंग शुरू हो जाती है और पुट राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो देखते हैं इस हफ्ते ऐसा ही होता है या कुछ और देखने के लिए मिलता है। ये है डाउ जोन्स। देखिएगा डाउ जोन्स ही अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा, और वहाँ पर भी 503 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली 1.43 और नेस्डेक इंडेक्स 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। ऑप्शन चेन के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं अभी भी, क्योंकि ऑप्शन चेन फ्राइडे के सेशन में थे तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना नहीं है। फिर भी 17,400 पे 57,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम जो है इंट्राडे बेसिस पे कर रहा था। और 17,500 देखिएगा, ये यहाँ पर ये लास्ट में इंटरेस्ट बना है। 17,500 इंट्राडे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो यहीं पर ओपन इंटरेस्ट लिखा है, जबकि पुट साइड ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। पुट साइड के राइटर्स बैकफुट पे थे, पुट राइटर्स केवल और केवल 70,100 पर पुट राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दायरा काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर इन एंगल से भी देखें तो 70,100 और 17,500 एक रेंज बनती है। बैंक एंड निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कुछ नहीं, यहाँ पर दोनों साइड रास्ते बिल्कुल पूरे खुले हुए हैं ओपन इंटरेस्ट के एंगल से। 38,500 पे ही 44,000 पुट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट है, 38 कॉल साइड पर है, यानी कि अभी भी तेजी करने वाले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं। 38,000 के अंदर 41,000 है, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट है। शायद बाजार सोमवार को खुलते के साथ इस 38,000 को जो है टेस्ट करने के लिए चला जाए, और फिर देखते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ में जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 39,000 के अंदर है, 58,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पहला रेजिस्टेंस आप ऊपर मान सकते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। ये ब्रेंट क्रूड देखिएगा, ब्रेंट क्रूड कल की क्लोजिंग है $95। ये एक चिंता की बात जो है हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए स्पेशली है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स इंडिया के अगेंस्ट जाने लग रहे हैं। अगर चाहे आप इंटरेस्ट रेट की बात करें यूएस के अंदर, चाहे ऑयल ब्रेंट की बात करें, या इंटरनेशनल मार्केट्स जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो ईच एंड एवरीथिंग अगेंस्ट इंडिया। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी इंडिया के खिलाफ अभी जा रहा है, और इंडिया के बाजार वास्तव में बाकी बाजारों के मुकाबले में कम करेक्ट हुए हैं, वो और एक हमें रिस्क जो है लगता है। और सबसे खास बात, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, जो मेजोरिटी है वो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर निवेश करती है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी चिंता वाली बात है। लेकिन कुल मिला के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो उनको तो एक ही चीज़ आती है, वो है धैर्य, और धैर्य के साथ वो तो कंपाउंडिंग करने के लिए बाजार में आए हैं, तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बाजार अगर नीचे भी आएगा तो उनको खरीदने के मौके मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी जो ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए चिंता की बात जो है ज़रूर से ज़रूर है। और मैं आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाती हैं या अभी हमारे को और चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अगले हफ्ते भी हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, और इसी तरीके से मैं आपके साथ मार्केट एनालिसिस करता रहूँगा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, जैसे जैसे डेटा आते रहेंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन होगी, उसी के हिसाब से मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा। अभी अंडरलाइन जो है बेरिशनेस है पूरे मूड माहौल को देखते हुए। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।